हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एगे स्टडी आई के ऊपर। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डीएमआरसी जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर जो कि 26 फेब 2020 को कंडक्ट हुआ था। दोस्तों मैं इसका पार्ट फर्स्ट पहले पब्लिश कर चुका हूँ, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 25 तक डिटेल मैनर में डिस्कस कर लिए हैं। और ये पार्ट सेकंड होने वाला है, इसमें हम 26 क्वेश्चन से फर्दर आगे मूव करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है इस तरीके के और भी लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब करने के बाद जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं जब मैं राइट करता हूं बोर्ड पर। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को फालतू का समय बर्बाद किया जाए। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि जो वोल्टेज रेंज है, प्रेस्क्राइब्ड वोल्टेज लेवल है, वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के केस में कितना होना चाहिए। यानी कि हमें वोल्टेज की रेंज डिफाइन करनी है कि उस पर्टिकुलर वोल्टेज रेंज में हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ग्राउंडिंग का यूज करते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 3.3 kV यानी 3300 वोल्ट से लेके 33 kV तक की ये रेंज है। इस पर्टिकुलर रेंज में जो वोल्टेज लेवल होता है, ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के लिए बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। किसी दिए हुए कंडक्टर के लिए अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें ये बताना है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, रो एल अपॉन ए। यानी कि रेजिस्टेंस अगर हम एरिया क्या कर रहे हैं, एरिया अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एरिया अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या डिक्रीज करेगा। सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ऑप्शन बी इज द राइट। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल डिक्रीज व्हेन द क्रॉस सेक्शन एरिया इज इंक्रीज्ड। ठीक है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है। किसी ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफॉर्मर में इंटरनल फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सी रिले का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकोल्ज रिले। याद रखिए बकोल्ज रिले इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर में, और इसको हम यूज करते हैं 500 kVA से ज्यादा रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, ये तो बात होगी पावर ट्रांसफॉर्मर के केस में। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, तो उसके केस में क्या होता है, इसके केस में हम प्रोटेक्शन के लिए कौन सी चीज यूज करते हैं, हाई वोल्टेज फ्यूज यूज करते हैं हम। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था, कि हम ट्रांसफॉर्मर में डिफरेंशियल रिले कब यूज करते हैं, कितनी रेटिंग के ऊपर हम डिफरेंशियल रिले ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं। तो याद रखना 5 MVA से अगर ज्यादा रेटिंग का आपका ट्रांसफॉर्मर है, तो हम क्या यूज करेंगे, देन हम जाएंगे किसके साथ, डिफरेंशियल रिले के साथ। ठीक है, डिफरेंशियल रिले में कुछ नहीं है, बेसिकली ये इंटरनल के लिए होता है। एक पर्टिकुलर अगर सेक्शन में अगर फॉल्ट होता है तो ये रिले ट्रिप कर जाती है। इसमें ऑपरेटिंग कॉइल, रिस्ट्रेनिंग कॉइल, 2-3 तरीके की कॉइल होती हैं। हम कभी समझेंगे फुर्सत में इसको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन नंबर 29 है। दिए गए जनरेटिंग स्टेशन में से ऐसा कौन सा जनरेटिंग स्टेशन है जिसको फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। यानी कि दिए हुए जितने ही पावर प्लांट हैं, इनमें से किस पावर प्लांट में हमें फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऐसा पावर प्लांट होता है जिसमें हमें किसी भी तरीके की फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पावर प्लांट है, क्योंकि भाई जैसे ही वाटर साइकिल आती है, जैसे ही पानी गिरा, हमने डैम बना के स्टोर कर लिया। हमने डैम क्यों बनाया, क्योंकि भाई पानी बहकर समुद्र में जाएगा, उसका तो हमने कोई यूज ही नहीं कर पाए ना हम उसका यूज करने के लिए डैम बना लेते हैं और पानी को स्टोर कर लेते हैं। रेनी सीजन में हमने पानी को स्टोर किया, जैसे ही सीजन चेंज होगी, गर्मी आएगी, गर्मियों में
जो स्टोरेज वाटर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिससे कि हम कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज हो गया। बस इसका कुछ डिसएडवांटेज भी, इसमें कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसका गेस्टेशन पीरियड यानी कि इसकी जो समय सीमा होती है बनाने की, इसमें काफ़ी कुछ सिविल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी कंडीशंस भी हैं इसकी, जब हम उनको फुलफिल करते हैं तब हमें जाके फ्री में जो है इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है। मतलब फ्री में तो नहीं, कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट लगती है, बट कम कॉस्ट पे अवेल हो पाती है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 गिवन है हमें, सर्किट अरेंजमेंट गिवन है हमें कुछ इस तरीके से। हमें जो 3 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, इसमें से करंट का फ्लो पता करना है कि करंट टोटल कितनी फ्लो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम सुपरपोजिशन मेथड यूज करेंगे और हम एक टाइम में एक ही सोर्स को कंसीडर करेंगे। तो हमने लेट सपोज वी हैव कंसीडर ओनली द 10 एम्पियर सोर्स, कंसीडर ओनली 10 एम्पियर सोर्स, ठीक है, केवल 10 एम्पियर सोर्स हमने कंसीडर किया है। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 ओम का 2 ओम रहेगा, करंट 10 एम्पियर एंड दिस इज द 5 ओम रजिस्टर एंड दिस इज 3 ओम रजिस्टर। तो हमारा टारगेट केवल इसमें है। मान लिया हमने इस सोर्स के कारण इस ब्रांच में से करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। हमने I1 करंट नाम ले लिया इसका, ठीक है। और इसमें हम टोटल I करंट ले लेते हैं इसको, टोटल I करंट हमें कैलकुलेट करना है, I करंट कैलकुलेट करना है, I1 ये हो गया। तो हम I1 जब कैलकुलेट करेंगे तो हम बेसिकली क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, 10 इंटू इसकी अपोजिट रेजिस्टेंस ये 2 रहा, ठीक है। अपन टोटल कर देंगे, 5 3 8 2 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गया। I1 कितना आ गया, I1 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे सर्किट अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे, हम केवल लेट कंसीडर ओनली 10 वोल्ट, हमने केवल 10 वोल्ट का बैटरी सोर्स कंसीडर किया है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक सोर्स दिए हों तो हम सुपरपोजिशन का ही बेहतर यूज करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस ये यहाँ पर कितना है, 20 वोल्ट है ये, और ये 2 ओम रहा ये, और ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया यहाँ से यहाँ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है 5 ओम एंड दैट इज 3 ओम। तो हमें भी सेम इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसी को कैलकुलेट करना है। I2 ले लिया हमने इसको, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, I2 करंट हो गई। अब भाई पूरी ब्रांचों में से करंट का वैल्यू सेम फ्लो होगा, तो मान लिया I2 ये फ्लो हो रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम फाइनली जो I2 की वैल्यू है, I2 की जो फाइनल वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। I2 इक्वल टू टोटल वोल्टेज 20 है और पूरी रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, 10 आ गया। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी 2 एम्पियर वैल्यू आई थी I1 की और I2 की। अब हम देख रहे हैं कि सोर्स की पोलैरिटी ऐसी है, तो जिसका हम एल्जेब्रिक सम जब करेंगे तो I इक्वल टू कितना आएगा, I1 प्लस I2 आएगा, ठीक है। तो I1 कितना हमारे पास, I1 2 एम्पियर है तो 2 लिख लिया। I2 कितना हमारे पास, I2 भी 2 एम्पियर है तो 2 लिख लिया। तो फाइनली कितना, 4 एम्पियर आ गया। जो टोटल ओवरऑल करंट 3 ओम में से फ्लो होगी वो कितनी होगी, 4 एम्पियर। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। हमें एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल अमीटर गिवन है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 0.8 ओम है, और इसका जो फुल स्केल डिवीज़न है वो इतना दिया हुआ है। हमें इसमें कितनी रेजिस्टेंस को ऐड करना होगा अगर हम इसकी रेंज इंक्रीज करना चाहते हैं 0 से 50 एम्पियर तक। इसकी इनिशियल रेंज कितनी है, 0 से 10 एम्पियर, और 0 से 10 एम्पियर से हमें 0 से 50 एम्पियर तक इसकी रेंज को इंक्रीज करना। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका सॉल्यूशन है, पता है कि जो RSH होती है, शंट रेजिस्टेंस होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, RM/m-1, ठीक है। तो इसमें जो RM का वैल्यू यानी मीटर रेजिस्टेंस कितनी है, 0.8 ओम हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और इसमें जो M का वैल्यू है, M की जो वैल्यू होती है वो होती है फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल हमें 50 एम्पियर तक इंक्रीज करना है, और इनिशियल रेंज इसकी कितनी थी, 10 थी, तो अपॉन में 10 लिख लिया, और -1 का -1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0.8/4 आ जाएगा,
और जब हम इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो 0.2 ओम आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 0.2 ओम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 4 दूना कितना होता है? 8 होता है, तो फाइनली 0.2 ओम आ जाएगा। और RSH हम, क्योंकि जो मीटर की रेंज होती है उसको बढ़ाने के लिए हम रेजिस्टेंस को कहाँ? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.2 ओम पैरेलल विद द मीटर। नेक्स्ट मूव करते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, हमें एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व गिवन है, स्पीड वर्सेस टॉर्क का जो कर्व होता है हमें वो गिवन है यहाँ पर, और हमें ये बताना है जो कर्व गिवन है ये किसका कर्व गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैन लोड। जो फैन लोड होता है उसके लिए कर्व है, फैन में एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ टॉर्क आता है, जैसे स्पीड इंक्रीज करती है टॉर्क थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद टॉर्क फिर बढ़ जाता है, ठीक है, और फिर मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सैचुरेट हो जाता है, फिर मतलब उसके बाद जो है वैल्यू एक मतलब एक लिमिट तक ही रहती है, ठीक है। तो फाइनली इसमें जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैन लोड। उसका ऐसा कर्व आता है, याद रखिए भाई, ऐसी ऐसी चीजें पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्स एंड वाई दो प्लेट हैं CRO की, इनको प्रोवाइड किया गया है साइनोसोडल इनपुट इक्वल एम्पलीट्यूड का, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इनकी 90 डिग्री आउट ऑफ फेज यानी कि 90 डिग्री डिफरेंट रखी गई है, 90 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में। तो इसके लिए रिजल्टिंग जो लेसार्जिस पैटर्न होगा वो क्या बनेगा? तो याद रखिए, जब 90 डिग्री आउट ऑफ फेज जो है फ्रीक्वेंसी दी जाती है, 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट अगर दिखे तो हमेशा वहां पर सर्कल फॉर्म होता है, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये सर्कल है यहाँ पर। तो उस लेसार्जिस पैटर्न को हम सर्कल से इंडिकेट करते हैं जिसमें 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, हमें एक फेजर डायग्राम गिवन है, हमें इसका जो सीक्वेंस कंपोनेंट है वो बताना है, हमें इसका सीक्वेंस कंपोनेंट है उसको कैलकुलेट करना है या उसको बताना है, कैलकुलेट नहीं करना है मतलब बताना है, कैलकुलेशन के लिए इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई भी फेजर डायग्राम आपको दिया गया है, अगर हम उसकी रोटेशन की डायरेक्शन में कोई चीज़ कंसीडर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस होगा, ठीक है, और अगर रोटेशन की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमेशा वो नेगेटिव कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो इसके रोटेशन की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आप एक सेकंड के लिए ये समझो कि यहाँ हमने कोई कील लगाई है और कील पे इसको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे घुमा रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं? ऐसे घुमा रहे हैं, और कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कौन सी जो है पहले आम आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या आप यहाँ पर खड़े हैं, तो जैसे ही हमने ये पिन पकड़ के इसको ऐसे रोटेट किया, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, सबसे पहले क्या मिला? आर मिला, ठीक है, आर मिल गया, फिर और रोटेट किया, फिर बाय आ गया, बाय मिल गया, ठीक है, और फिर हमने एक बार और रोटेट किया तो फिर क्या मिल गया? बी मिल गया। यानी कि जो सीक्वेंस है फेज का वो आर बाय बी के क्रम में है, तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस होगा। अगर हम क्या करते, अगर हम इसको रोटेट करते इसी की डायरेक्शन में और अगर हमें इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं मिलता, तो फिर अगर इसमें से किन्हीं दो फेज के बीच की अगर चेंज, जैसे कि हम इसको बाय और आर को चेंज कर दें, अगर ऐसा अरेंजमेंट मिलता, या फिर बाय और बी को चेंज कर दें, अगर ऐसा अरेंजमेंट मिलता, तो ये दोनों केस में नेगेटिव सीक्वेंस होता। कैसा सीक्वेंस होता? नेगेटिव सीक्वेंस होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा, काम में आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो गया? पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया। ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, हमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर गिवन है जिसकी प्राइमरी में 200 वोल्टेज की सप्लाई है और सेकेंडरी से कितना मिल रहा है? 120 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। इट सप्लाई ए लोड ऑफ 15 किलोवाट एट यूनिटी पावर फैक्टर, और इस ऑटो ट्रांसफार्मर को 15 किलोवाट के लोड से कनेक्ट किया गया है और लोड का पावर फैक्टर कैसा है? यूनिटी है। तो हमें क्या बताना है? पावर ट्रांसफर टू द लोड बाय द कंडक्शन। हमें कंडक्शन के द्वारा पावर ट्रांसफर बताना है। तो आपको पता होगा ऑटो ट्रांसफार्मर, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है पावर को दो तरीके से जो है ट्रांसफर करता है। कैसे कैसे करता है? जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है,
ऑटो ट्रांसफॉर्मर पावर को दो तरीके से करता है, एक तो हो जाता है इंडक्शन और प्लस हो जाता है कंडक्शन, यानी कि इसमें दोनों ही प्रोसेस के थ्रू पावर का ट्रांसफर होता है लोड के लिए। ठीक है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें जो ए है हम ए कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ए को हमेशा ज़्यादा रखना होता है, 1 से ग्रेटर रखना है, याद रखिएगा। तो हमने ए की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाली, 5/3। हमारा जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 5/3 आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो पावर होती है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में वो कितनी होती है, A/A-1 A/A-1 इंटू पावर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पावर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो हम यहाँ से टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का जो है पावर कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, हम टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का पावर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से ऑप्शन हटा देता हूँ मैं, जरूरत पड़ेगी जगह की मुझे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर की पावर कितनी गिवन है, 15 किलोवाट है। ठीक है, 15 किलोवाट पावर हमें गिवन है, 5/3 - 1। ठीक है, यहाँ से हमें टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की पावर हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसको। ठीक है, तो 15 किलोवाट इक्वल टू 5/2 अपॉन में 3 था, दोनों 3 कैंसिल कर दिए अपन ने। ठीक है, इंटू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, एस टू वाइंडिंग, 5 दिया 15 और 3 दूनी 6। तो जो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की पावर कितनी आ गई, 2 दिया 6, कितनी आ गई, 6 वॉट आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 6 वॉट आ गई। ठीक है, 6 किलोवाट, सॉरी, क्योंकि किलोवाट में ही चल रहा है, तो 6 किलोवाट इसकी पावर आ चुकी है। अब हमें पता चल गया कि जो टोटल पावर है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वो कितनी है, 15 है। ठीक है, जो टोटल पावर हो रही है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के केस में, टोटल ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं हम, याद रखना। ऑटो ट्रांसफॉर्मर केस में कितना है, इंडक्शन है, इंडक्शन के थ्रू पावर हो रही है और कंडक्शन के थ्रू हो रही है। ठीक है, लेकिन हमें ये बात भी पता है कि जो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें जो पावर ट्रांसफर होती है वो केवल इंडक्शन के थ्रू ही ट्रांसफर होती है, कंडक्शन के थ्रू पावर बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, तो इंडक्शन के थ्रू पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है, 6 किलोवाट। ठीक है, कितनी, 6 किलोवाट पावर ट्रांसफर हो रही है। और कंडक्शन की पावर हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कंडक्शन हम कैलकुलेट करेंगे। और ऑटो ट्रांसफॉर्मर की जो टोटल पावर है जो लोड तक जा रही है वो कितनी, 15 किलोवाट है। तो 15 किलोवाट हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंडक्शन पावर कैलकुलेट करनी है, तो ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली 9 किलोवाट जो है वो कंडक्शन पावर की वैल्यू आएगी। कंडक्शन पावर की वैल्यू कितनी आएगी, फाइनली 9 किलोवाट। तो जहां भी आपको कंडक्शन पावर के लिए 9 किलोवाट का ऑप्शन होगा आप वहां पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैंने यहां पर लिखा था, वो 9 किलोवाट था, तो ए आंसर करेक्ट हो जाता, ऑप्शन ए करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, हमें 2 वाट मीटर की रीडिंग गिवन है 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए। W = 2W2 हमें रिलेशन पता है, तो हमें पावर फैक्टर बताना है लोड का। ये तो बेसिकली डायरेक्टली इनकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि किसका कितना है, बट फिर भी हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है इनका वो होता है 5 डायरेक्टली tan इनवर्स √3 W1 - W2 अपॉन में W1 + W2। इसका जो फॉर्मूला होता है एंगल को कैलकुलेट करने का, वो डायरेक्टली यही फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 5 tan इनवर्स √3 W1 की जगह W1 है। ठीक है, लेकिन W2 जब हम W1 के टर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, W1/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि W1 हम यहाँ W2 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2 W1 के अपॉन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, W1 + W1/2। ठीक है, तो जब हम इनकी वैल्यू को, ये ऐसा है। ठीक है, जब इसकी हम टोटल वैल्यू देखेंगे tan इनवर्स √3 बाहर रहेगा एज इट इज, इसमें से जाएगा तो W1 में से माइनस W1/2 होगा, तो W1/2 ही बचेगा, W1/2 ही बचेगा फाइनली। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 3W1/2 हो जाएगा। तो
तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, tan इनवर्स √3/3, ठीक है। लेकिन अगर हम इस 3 को अंडर रूट के फॉर्म में लिखें तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3। तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स कितना आ गया, tan इनवर्स डायरेक्टली कितना मिल गया, 1/√3, ठीक है। और tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है, 30 होती है। कितनी होती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो फाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ से 30 डिग्री मिल गई, ठीक है। अब हमें पावर फैक्टर चाहिए। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है। तो हम कुछ नहीं है, cos के साथ 30 डिग्री रख देंगे हम। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 या 0.866, √3/2। तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम, ठीक है। डीसी जनरेटर के एक डीसी जनरेटर में जो कोर लॉस है, कोर लॉस कितना है, कोर लॉस है 100 वॉट, ठीक है। अमीटर रेजिस्टेंस 0.25 ओम है, ठीक है। हमें लोड करंट बताना है मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में, और हमें ये भी गिवन है कि हमें आर्मेचर करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके है, लोड करंट के, ठीक है। तो हमें पता है फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में क्या होता है, मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में क्या होता है, जो कोर लॉस होता है वो इक्वल टू होता है किसके, कॉपर लॉस के, या फिर कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमें कोर लॉस कितना गिवन है, 100 वॉट है, 100 वॉट हमारे पास है। कॉपर लॉस कितना होता है, IA या IL कुछ भी लिख सकते हैं, IA का स्क्वायर इंटू, और हमें IA का स्क्वायर इंटू R कितना है, R हमें गिवन है इसमें, हाँ दिया तो है 0.25। हमें IA स्क्वायर इंटू R क्या है, अमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। अमीटर नहीं होगा यार, आर्मेचर है यार, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, आर्मेचर रेजिस्टेंस। हमें वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा इसमें अमीटर कहाँ से आ गया। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें कितना है, 0.25 है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे किसकी, IA की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो जब 100 के अपॉन में 0.25 जाएगा, स्क्वायर लगा लेते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब ये स्क्वायर जाएगा तो फाइनली यहाँ पे 400 आ जाएगा, ठीक है। 25 चौको 100, ऊपर 2 जीरो, ठीक है। तो IA निकालेंगे तो 400 का रूट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो IA यानी कि आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी आ गई, और वही आर्मेचर करंट क्या है, लोड करंट है, तो वही लोड करंट की वैल्यू हो गई। तो IA अप्रोक्सीमेट इक्वल टू IL इक्वल टू 20 एम्पियर, ठीक है। तो आर्मेचर करंट की वैल्यू या लोड करंट की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 एम्पियर, 20 एम्पियर आ गई। क्वेश्चन में उसमें ऑप्शन में जहां कहीं भी आपको 20 एम्पियर दिखेगा, आप 20 एम्पियर को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंसेप्ट यूज करना था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, एक मूविंग आयरन एमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है पॉइंटर का वो किसकी प्रोपोर्शनल होता है हमें बताना है। तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर है मूविंग आयरन एमीटर के केस में या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के केस में, लेकिन यहाँ पे अमीटर है इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग करंट ही आएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग करंट ही आएगा। अगर वोल्ट मीटर होता यहाँ पे तो ऑपरेटिंग वोल्टेज हो जाता, ठीक है। तो जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होता है वो स्क्वायर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे अमीटर है तो करंट हो गया, यहाँ पे वोल्ट मीटर होता तो यहाँ पे वोल्टेज हो जाता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द ऑपरेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग के समय में जो EMF की वैल्यू होती है शंट मोटर के केस में वो कितनी होती है बताना है। तो याद रखिए स्टार्टिंग के समय जो EMF होता है, कौन सा EMF, बैक EMF। जो बैक EMF होता है स्टार्टिंग के समय उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो हमेशा 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इसीलिए जब बैक EMF 0 हो जाता है, देखिए एक बार आप लोग देख लीजिए, जो I है जब EB ये 0 हो जाता है, जब EB 0 हो जाता है तो फाइनली ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। मतलब
जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाली वैल्यू, इसमें से ये कोई फैक्टर माइनस नहीं होगा, तो ये वाली वैल्यू हमेशा लार्ज रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू इस पूरी ओवरऑल वैल्यू को कम कर देती थी। लेकिन जब वोल्टेज ही कम नहीं होगा, यहाँ पे 0, ये माइनस वाला फैक्टर 0 हो गया, तो वोल्टेज हमेशा लार्ज रहेगा। और रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस चूंकि पता है आपको बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू 0.5 और 1 ओम के आसपास होती है, तो इसमें से क्या है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा करंट इंक्रीज करने लगती है, लगभग 7 से 8 गुना तक फ्लो हो जाती है। इसके कारण हमारा स्टार्टर जो है, हम उसको यूज़ करते हैं कि हमारी भाई वाइंडिंग जो है हाई करंट के कारण, हाई I² आर लॉस के कारण हमारी वाइंडिंग जले ना, इसलिए हम स्टार्टर को यूज़ करते हैं। स्टार्टर का मेन पर्पस क्या है, जो स्टार्टिंग करंट है उसको लिमिट करना, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये पूरा हमें किसके लिए करना पड़ता है, क्योंकि बैक ईएमएफ शुरू में 0 होता है। अगर बैक ईएमएफ शुरू में ही अवेलेबल हो जाए ना, तो हमें स्टार्टर की कभी नीड ही नहीं पड़े, लेकिन बैक ईएमएफ 0 होने के कारण हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि करंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस है भाई, इसीलिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग इंस्टेंट में क्या होता है, शंट मोटर का बैक ईएमएफ हमेशा 0 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, हमें एक सर्किट गिवन है, ठीक है, और इसमें ये दिया गया है अगर जो स्विच है वो ऑन पोजीशन पर है स्विच, तो डायोड का बिहेवियर कैसा होगा। तो देखिए, इस साइड की ये पोजीशन है, ये ऑन पोजीशन है, इस साइड की पोजीशन ऑफ पोजीशन है, तो यहाँ पर डॉटेड लाइन है, यहाँ यानी कि यहाँ पर कभी कनेक्ट था या कनेक्ट हो सकता है, लेकिन जो मैनुअली स्विच कनेक्टेड है वो ऑन सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो आप जब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और डायोड का भी यहाँ पर क्या पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो डायोड हमेशा फॉरवर्ड वाइज होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, जब नेगेटिव से नेगेटिव होगा, यानी कि जब पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होगा, तो डायोड हमेशा कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल बताना है हमें। तो कॉपर ही डायामैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे तो बहुत थोड़े इसके जो है मॉलिक्यूल थोड़े ही अलाइन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, लेकिन बहुत ही कम इसकी जो है मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है, बट ज़्यादा नहीं होता है इसमें मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। सबसे अच्छा हो जाता है मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। सबसे घटिया पैरामैग्नेटिक में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं क्या बता दिया, सॉरी। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो डायामैग्नेटिक मटेरियल, मैं एक बार करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, आपको तीनों के तीनों चाहे वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो दे देता हूँ, एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, मजा आ जाएगा आपको भी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो गया और डायामैग्नेटिक हो गया। ये तीन मटेरियल पूछे जाते हैं, इनसे एग्जाम्पल भी अच्छे खासे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इनके पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल जो फील्ड होती है उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ले लेंगे हम, फेरिक, कोबाल्ट और निकेल, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। जबकि इसमें से क्या है, जब इनको पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस मटेरियल के थोड़े कुछ पार्टिकल जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं, यानी कि ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। कैसे होते हैं, अगर ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हैं तो ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। और इसके लिए कौन कौन से होते हैं, इसके लिए प्लेटिनम और एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और एल्यूमिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल है, इसमें कॉपर आ जाता है, ठीक है, बिस्मथ आ जाता है आपका, ये इसके कुछ एग्जांपल हो गए, तो मुझे यकीन है आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है
कि जो सिंक्रोनस स्पीड ns होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो आपको पता होगा ns इक्वल टू 120 f अपॉन p होता है। तो यहाँ से क्या देखा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ns डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल टू होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर 42 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी कैपेसिटर की जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, परावैद्युत हानि होती है, उसको मेजर करने के लिए हम किस ब्रिज का उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेयरिंग ब्रिज। डाइलेक्ट्रिक लॉस को यानी परावैद्युत हानि को फाइंड करने के लिए हम शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं। अगर हम क्वालिटी फैक्टर की रेंज के बेस के ऊपर बात करें, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर यानी कि Q है, Q अगर लेस देन 1 है तब हम जो एंडरसन ब्रिज है उसको यूज करेंगे इंडक्टेंस की मेजरमेंट के लिए। यहां लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। क्वालिटी फैक्टर के बेसिस पर ब्रिज का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर क्वालिटी फैक्टर की रेंज 1 और 10 के बीच में है तो उस केस में हम कौन सा यूज करेंगे, मैक्सवेल ब्रिज यूज करेंगे हम, मैक्सवेल ब्रिज यूज करेंगे हम, ठीक है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज और मैक्सिमम इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ठीक है। अगर Q ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, अगर Q की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 10 से, इन दैट केस हम कौन सा ब्रिज यूज करेंगे, हम हे ब्रिज यूज करेंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है बीन ब्रिज। बीन ब्रिज फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए आपका शेयरिंग ब्रिज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है ऑयल की, ठीक है, जो हेल्प करती है हमारी करंट को ब्रेक करने के लिए एक ऑयल सर्किट ब्रेकर में, ठीक है। हमें ऑयल की वो प्रॉपर्टी बतानी है जो करंट को ब्रेक करने में हेल्प करती है ऑयल सर्किट ब्रेकर के केस में। तो भाई ऑयल की प्रॉपर्टी जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी, ऑयल की इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है वो हेल्प करती है करंट को ब्रेक करने के लिए ऑयल सर्किट ब्रेकर के केस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंसुलेशन इज द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दैट विल बी हेल्प टू द सर्किट ब्रेकर टू ब्रेक द करंट इन केस ऑफ द ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, हमें एक इंडक्शन मोटर गिवन है जिसमें 8 पोल है, 50 हर्ट्ज सप्लाई है, वो 600 आरपीएम पे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो उसमें हमें स्लिप की वैल्यू कैलकुलेट करना है, स्लिप कितना होगा। सबसे पहले हम सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करेंगे, ns बराबर है 120 f अपॉन p, दैट विल बी इक्वल टू 120 इंटू 50 अपॉन 8। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 750 मिलेगा आई थिंक, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 15, ठीक है, 15 पना 75, 750 आरपीएम आ गया। जो सिंक्रोनस स्पीड है यानी कि जिस स्पीड से स्टेटर घूम रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से 750 आरपीएम है। तो अब हम स्लिप निकालेंगे, स्लिप क्या होता है, ns माइनस एन आर अपॉन ns, ठीक है। ns की वैल्यू पुट करेंगे 750 माइनस एन आर कितना है हमारा, रोटर कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 600 से, और ns कितना है 750 है, तो यहाँ से कितना बचा 150 बटे 750 इंटू 100, ठीक है। क्योंकि 100 नहीं लेंगे क्योंकि परसेंटेज में नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नॉर्मल वैल्यू में है तो उसी में ले लेंगे हम। 15 पन्ना 75 तो 1/5 आएगा, और फाइनली 0.2 जो स्लिप का वैल्यू है 0.2 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, हमें आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट बताना है। कौन सा इफेक्ट है, इन केस ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर, ठीक है, जब लोड का पावर फैक्टर कैसा हो, यूनिटी हो, ठीक है। तो याद रखिए यूनिटी पावर फैक्टर के केस में चाहे आपको अल्टरनेटर दे दे, चाहे आपको सिंक्रोनस मोटर दे दे, ठीक है, अल्टरनेटर या मोटर कुछ भी हो, उस केस में जो पावर फैक्टर होता है हमेशा, अगर पावर फैक्टर यूनिटी है, ठीक है, अगर पावर फैक्टर यूनिटी है, फिर चाहे अल्टरनेटर के लिए पूछे या फिर मोटर के लिए पूछे, तो जो इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन का वो कौन सा इफेक्ट होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। अगर यहां पर अगर अल्टरनेटर की हम बात करें, अल्टरनेटर की हम बात करें, अगर यहां पर
लैगिंग पावर फैक्टर यानी कि जीरो पावर फैक्टर पे पूछ लेता, जीरो पावर फैक्टर लैग के केस में पूछता, तो इसमें क्या होता, इसमें हो जाता डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये मैं आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट बता रहा हूं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। और जीरो पावर फैक्टर लीड के केस में अगर पूछता तो इसका हो जाता मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, इसका क्या हो जाता, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो जाता। अगर हम बात करें एट एनी पावर फैक्टर, जीरो को छोड़कर एट एनी पावर फैक्टर लैग के केस में बात करें हम, अगर लैगिंग लोड लगा है और एनी पावर फैक्टर है तो इसमें आ जाएगा डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। और एट एनी पावर फैक्टर लीड के केस में देखेंगे हम तो क्या आएगा, मैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। तो ये जितने भी केस अल्टरनेटर से रिलेटेड हो सकते थे हमने देख लिए हैं। अगर मोटर की बात आएगी तो मोटर की बात के केस में हम क्या करेंगे, इसको यहां लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे, यानी कि इनका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, इसकी जगह पे ये लिख देंगे, इसकी जगह पे ये लिख देंगे, ऐसे इसकी जगह पे ये लिख देंगे, इसकी जगह पे ये लिख देंगे, तो मोटर के लिए आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा हमें इनका ऑर्डर रिवर्स करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। 50 सेंटीमीटर का जो सोलेनॉइड है उसको बाउंड किया गया है एक ब्रास ट्यूब पर, एक ब्रास ट्यूब पर उसको बाउंड किया गया है। अगर करंट कॉइल के थ्रू करंट कितनी 1 एम्पियर की हो तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टर्न्स को, यानी कितने नंबर ऑफ टर्न रिक्वायर्ड है, ठीक है, नेसेसरी है ओवर द सोलेनॉइड टू प्रोड्यूस फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि कितनी है 400 एम्पियर टर्न पर मीटर है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो बेसिकली जो H है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, जो H है, H की वैल्यू कितनी होती है, NI/L होती है, ठीक है, NI/L होती है, और H की वैल्यू हमें ये गिवन है फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो H की वैल्यू कितनी है 400 है, N हमें कैलकुलेट करना है, I हमें कितना गिवन है 1 एम्पियर है, L कितना है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन 50 सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएं क्योंकि हम ऐसा यूनिट में विश्वास रखते हैं, इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा यहाँ पे फाइनली, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, n का वैल्यू आपका सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगा, ये 400 इंटू 50 इंटू 10⁻² हो जाएगा, इनको यहाँ भेज दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये 10⁻² है, इससे 2 जीरो चले जाएंगे, 4 पंचे 20 यानी 200। कितने टर्न की रिक्वायरमेंट होगी हमें, इतना फील्ड इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए 400 एम्पियर टर्न पर मीटर फील्ड स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने एम्पियर टर्न की कितने नंबर ऑफ टर्न्स की आवश्यकता होगी, हमें 200 नंबर ऑफ टर्न्स की रिक्वायरमेंट होगी 400 एम्पियर टर्न पर मीटर का फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, हमें एक लैंप की रेटिंग गिवन है, एक लैंप है जो कि 250 वोल्ट से कनेक्ट है, ठीक है, और इसका ल्यूमिनस फ्लक्स कितना है, इसका ल्यूमिनस फ्लक्स कितना है 1500 ल्यूमेन है, और करंट कितना ले रही है, ये 0.4 एम्पियर ले रही है। तो हमें इसका ल्यूमेन पर वाट कैलकुलेट करना है, तो हम करेंगे कैलकुलेट। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ल्यूमेंस पर वॉट, ठीक है, ल्यूमेंस पर वॉट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसकी ल्यूमेन वैल्यू कितनी है 1500 ल्यूमेन है, और अपॉन में वाट कैलकुलेट करने के लिए हमें वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 250 इंटू 0.4, ठीक है। तो 1500 अपॉन है 25 चौको 100, 100 हो गया, 25 चौको 100, 100 हो गया, एक पॉइंट चला जाएगा जीरो से, ये 15। तो जो लुमेन पर वाट की वैल्यू है कितनी आ गई 15, दैट द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है कि हम कॉपर मटेरियल का यूज क्यों करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स के लिए, क्या कारण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस होने के कारण हम कॉपर मटेरियल का यूज करते हैं अंडरग्राउंड केबल के केस में, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा लो रेजिस्टेंस सिल्वर का होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिल्वर यानी चांदी को हम यूज नहीं कर सकते।
चांदी को हम यहाँ पर यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। उसके बाद सबसे बेहतर कंडक्टिविटी किसकी होती है, कॉपर की होती है, तो हम कॉपर को बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है एल्यूमिनियम का नंबर आता है। हम एल्यूमिनियम को बेसिकली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी कम होती है, इसलिए हम एल्यूमिनियम को मतलब अंडरग्राउंड केबल में यूज़ नहीं कर सकते। थोड़ी भी झटक जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, लो रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 50 है, हमारे पास दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी गिवन है, जिसमें से V1T सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रही है, V1T इतना है और V22 हमें इतना दिया है। हमें इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है, किसकी रिस्पेक्ट में, V1T की रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया, हमने V1T के केस में इसकी जो ओमेगा टी है इसको रेफरेंस ले लिया, ठीक है। ओमेगा टी से हम जब 45 डिग्री पर लीड करेंगे, 45 डिग्री पर हम जब लीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर तो हमें क्या V1 मिला, यहाँ पर हमें V2 मिलेगा जब हम कितना 45 डिग्री का लीड करेंगे। लीड यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45। वैसे डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं इसको, 45 डायरेक्टली दिख रहा है। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 तक। हम नेक्स्ट पार्ट है 51 से लेके 75 तक मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। जय हिंद।